जय हिंद। स्वागत है हमारे चैनल टॉप क्रिएटिव कोचिंग सेंटर में। हम हैं क्रिएटिव। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जैक बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 के साइंस के ऐसे 15 बेहतरीन सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चा कहीं ना कहीं मिसकंसेप्ट के वजह से या प्रेशर के वजह से, एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है उसके वजह से बच्चा इस सवाल को गलत कर देता है। लेकिन आप पूर्ण भरोसा रखिए कि ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो 15 जो सवाल आएगा, ये 15 सवाल ऐसे आपको याद हो जाएगा जैसे आपको आपका मामा घर का एड्रेस याद है, आपको अपना एड्रेस याद है या कहीं का एड्रेस भी याद है। ये सब आपको बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से याद आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखते हैं पहला सवाल, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल है कि दाढ़ी जो बनाता है उसमें किस प्रकार का, सैलून में जो दर्पण रहता है वो किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल हम लोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एनओटी। एनओटी का मतलब होता है नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब कोई भी आदमी सैलून पहुंचता है या कोई भी लड़का जब सैलून जाता है तो सैलून जाने के बाद सबसे पहले 2 बार आईना में अपन चेहरा देखता है। क्या देखता है? चेहरा देखता है, बढ़िया से देखता है कि कैसा है कैसा नहीं। लेकिन जब आईना में चेहरा देखता है तो उसको ये बात पता चल जाता है कि जैसा मेरा चेहरा है वैसा सेम दिखाई दे रहा है। कैसा दिखा रहा है? सेम। तो जब सेम दिखाई इसलिए देता है कि कुछ दर्पण में लगा रहता है। वो किस दर्पण का बना रहता है? वो रहता है समतल दर्पण। किसका रहता है? समतल दर्पण। तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि चेहरा जो सेम दिखता है, इसलिए इसका आंसर हो गया समतल दर्पण। क्या हो गया? समतल दर्पण। आगे देखते हैं सर, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है बड़ा वस्तु को छोटा दिखाने के लिए या बड़ा एरिया को क्या दिखाने के लिए? वो छोटा दिखाने के लिए। इसका इस्तेमाल हम लोग बेसिकली करते हैं गाड़ी का जो साइड मिरर रहता है तो उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पीछे तरफ से जब कोई गाड़ी आता है, बड़ा गाड़ी आता है, ट्रैक्टर है, टेम्पू है, हाइवा है या बड़ा सा कोई ट्रक आ गया, तो उसको साइड देने के लिए हमको पीछे देखते हैं। तो उत्तल दर्पण में हम लोग को पूरा एरिया ठोस दिख जाता है, एक ही बार में सब गाड़ी आपको दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें लगा रहता है उत्तल दर्पण। और वो बात अलग है, अगर स्कूटी आए तो स्कूटी के लिए ना कोई बम्फर होता है ना और कोई, तो हर के लेके चल जाता है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? बड़ा चीज़ को बेसिकली छोटा दिखाने के लिए। आगे देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है छोटा चीज़ को बड़ा दिखाने के लिए। याद करो, जब हम लोग बचपन में ज्यामिति खरीदते थे तो उसमें निकलता था एगो पावर कांच। पावर कांच को जब ऐसे करके लगाते थे, ये पावर कांच कुछ इस प्रकार का होता था। क्या इस प्रकार का होता था? इसको जब लगाते थे, इसको जब किताब में ऐसे करके दौड़ाते थे, देखते थे, तो जो शब्द जो है वो हमें बड़ा बड़ा दिखाई देता था। वो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उसमें इस्तेमाल होता था अवतल। क्या होता था? अवतल। किसका इस्तेमाल होता था? अवतल। तो अवतल का बेसिकली काम है छोटा चीज़ को क्या दिखा देना? बड़ा दिखा देना। डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल कर लेता है। किसका इस्तेमाल? डेंटिस्ट। जैसे आपका दांत तो छोटा है और उसके अंदर में और छोट कीड़ा लग गया तो आपका तो मुंह खोल के देखेगा तो उसको तो बढ़िया से दिखाई नहीं देगा डॉक्टर को। तो वो क्या करता है? ये अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है, ऐसे मुंह में घुसा देता है और घुसा देने के बाद आपको एकदम पूरा दिख जाएगा कहाँ कीड़ा लगा है क्या नहीं। फिर आपका वो इलाज करके बढ़िया कर देता है। तो डॉक्टर किसका इस्तेमाल करता है? ओडोंटोलॉजिस्ट किसका इस्तेमाल करता है? अवतल दर्पण का। तो पहला सवाल हो गया हम लोग का क्लियर। इसका आंसर है समतल दर्पण। क्या इसका आंसर है? देखते हैं दूसरा सवाल है कि वाहन के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण और चौथा है एनओटी। तो ये चीज़ हम लोग को बहुत बढ़िया से पता चल गया है कि दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण था वो था समतल दर्पण, क्योंकि जैसा कि तैसा ही दिखता था। उत्तल दर्पण का काम होता है कि बड़ा चीज़ को बहुत छोटा करके, इसीलिए बड़ा चीज़ को छोटा देखने के लिए हम वाहन के साइड मिरर में इस्तेमाल करते हैं उत्तल दर्पण का। और चूंकि रात में गाड़ी उड़ी चलाने के लिए जो हेडलाइट रहता है उसको थोड़ा दूर तक, लाइट को थोड़ा मैग्नीफाइड करके दूर तक देखना होता है, इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण। किसका इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण। तो वाहन के अग्रदीपों में देखो, हेडलाइट में पूछेगा तो अवतल दर्पण और साइड मिरर में पूछेगा तो उत्तल दर्पण। दोनों सवाल बड़ा ही समझ के पूछता है, तो जो भी आएगा टिक कर देना, ठीक है। आगे वाला सवाल देखते हैं कि मानव नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है। बहुत ही प्यारा सवाल और बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है ये। कॉर्निया, परितारिका, पुतली और दृष्टिपटल। कॉर्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल कहाँ पर बनता है? तो इसका सही आंसर है इसका दृष्टिपटल। क्या है? दृष्टिपटल। मानव नेत्र के किस भाग में बनता है? तो जितना भी प्रतिबिंब है वो बन जाता है तुम्हारा जाके दृष्टिपटल पर। कहाँ बन जाता है? दृष्टिपटल पर। तो सर ये पुतली क्या है? पुतली को हम दिखाते हैं कि पुतली क्या होता है। ये मान लो आपका आँख है, ये आपका आँख है। आँख के बीचों बीच में जो काला जैसा रहता है, इसको बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये ज़्यादा प्रकाश में पुतली जो है वो सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। और जैसे ही कम प्रकाश इसको मिलता है, भभक के एकदम उड़ जाता है, यानी ज़्यादा प्रकाश में ये
फैल जाती है। जैसे अगर आप अपने छत पे है, छत पे स्टडी कर रहे हैं धूप पर, तो आपका पुतली जो है वो एकदम बिल्कुल सिकुड़ा हुआ रहेगा। और जैसे ही आप रूम पे आइएगा तो अब जैसे ही आप रूम पे प्रवेश कीजिएगा आपको कुछ देर के लिए कुछ दिखेगा नहीं, आंधर जैसा कीजिएगा। तो आंधर जैसा इसलिए होता है क्योंकि ये पुतली जो सिकुड़ा हुआ था इसको फैलने में थोड़ा क्या लगेगा, समय क्या लगेगा, थोड़ा 2-5 सेकंड का लगता है। तब आदमी ऐसे 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 करता है और कुछ देर के बाद उसको रूम में जितना भी सामान है उसको एकदम बढ़िया से दिखने को मिल जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं, पुतली। जैसे आप देखिएगा ना, कोई अगर आपके आंख में अगर टॉर्च मार दिया तो जो लाइट आएगा ना तुरंत आपका आंख झिलझिला जाएगा, कुछ दिखाएगा ही नहीं। किसके कारण, ये पुतली। और पुतली के जो आगे रहता है, ये पुतली के जो आगे रहता है इसको बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं, परितारिका। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं, परितारिका। परितारिका के ही कारण किसी का आँख जो है वो लाल हो जाता है, किसी का आँख काला हो जाता है, किसी का आँख भूरा हो जाता है। मतलब अलग अलग रंग जो आँखों का होता है वो किसी कारण होता है, परितारिका। किसके कारण होता है, परितारिका। आगे देखिए, आगे कॉर्निया। नेत्रदान कहा जाता है कि सबसे बड़ा दान है, महादान है। तो नेत्रदान में किसका दान किया जाता है, तो दान किया जाता है कॉर्निया का। किसका, कॉर्निया का। तो ये सवाल हो गया। चलिए अब अगला, इसका सही आंसर हो गया दृष्टिपटल। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु कितना है, सामान्य नेत्र का दूरी कितना है या फिर दूर बिंदु कितना है। इसका सही आंसर जो होगा ये होगा 25 सेंटीमीटर। क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है, 25 सेंटीमीटर। देखो ये होता क्या है, अगर आपको आंख एकदम अगर बढ़िया है तो आप 25 सेंटीमीटर तक जो है ना एकदम स्पष्ट देख पाइएगा। कैसा, स्पष्ट। ना तो आपको धुंधला दिखेगा, ना तो आपको खरोज वाला दिखेगा, आपको एकदम बहुत बढ़िया से दिखेगा। कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अगर आपको 25 सेंटीमीटर के पहले वाला चीज़ अगर आपको बढ़िया नहीं दिखता है तो समझ लीजिए कि आप में प्रॉब्लम है दूरदृष्टि दोष। कौन सा प्रॉब्लम है, आप में प्रॉब्लम है दूरदृष्टि दोष। कौन सा है, दूरदृष्टि दोष। और अगर दूर वाला चीज़ आपको 25 सेंटीमीटर से दूर वाला चीज़ आपको नहीं दिखता है तो आप में है निकट दृष्टि दोष। क्या है, निकट दृष्टि दोष। देखो दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में बच्चा ना हुमच के कन्फ्यूज होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये उल्टा है। जैसे दूर दृष्टि दोष में दूर का दोष नहीं होता है, ये एक्चुअली निकट का दोष होता है। और निकट दृष्टि दोष में निकट का नहीं होता है, एक्चुअली दूर का होता है। क्या होता है, दूर का। तो सामान्य नेत्र के लिए कितना दूरी तक रहेगा कि हम लोग स्पष्ट देख पाए। सही आंसर है इसका 25 सेंटीमीटर। क्या होगा, सही आंसर इसका होगा 25 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल तक। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। बिल्कुल आसान सवाल, एकदम बच्चा लेवल का सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्मूला लगाओ कि F बराबर होता है R/2। क्या होता है, F बराबर होता है R/2। तो F का मतलब होता है फोकस। F का क्या मतलब होता है, F का मतलब होता है फोकस। R का मतलब होता है रेडियस, रेडियस का मतलब त्रिज्या, और ये होता है 2। तब लगाते हैं, हमको निकालने बोला है फोकस, तो निकालते हैं फोकस बराबर 50 बटा त्रिज्या कितना है 50, और इसके नीचे लगा देंगे 2। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा, 25। कितना आ जाएगा, 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25। तो 5 सवाल हम लोग का हो गया बिल्कुल कंप्लीट। आपको उम्मीद करते हैं आपको एकदम। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 6। 5 सवाल हम लोग का क्लियर हो चुका है। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन से 1, 2 या 3 या डी नंबर पे 4। तो दोष जो होता है ये कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला दोष जो होता है इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। बच्चा इसमें हुमच के कन्फ्यूज हो जाता है। निकट दृष्टि दोष। एक रहता है दूर दृष्टि दोष और एक रहता है जारा दृष्टि दोष। क्या होता है, जारा दृष्टि दोष। यानी कुल कितने प्रकार के दोष होते हैं, 3 प्रकार के। इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 3। देखो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में बच्चा एकदम बहुत बढ़िया से कन्फ्यूजन हो जाता, मतलब हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि ये निकट का दोष नहीं होता है, ये दूर का दोष होता है। यानी क्या रहता है, उल्टा। क्या रहता है, उल्टा। और दूर दृष्टि दोष का मतलब होता है कि इसमें दूर का कोई प्रॉब्लम नहीं, दूर वाला एकदम वो हुमच के देख लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सामने वाला उसको देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण। किसका इस्तेमाल करते हैं, निकट दृष्टि दोष को इस्तेमाल करते हैं अवतल लेंस। क्या इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं उत्तल लेंस। किसका, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। तो समझ में आप लोग को आ गया कि दूर का वस्तु को अगर देखने में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आपको हो गया निकट दृष्टि दोष, और सामने वाला वस्तु को देखने में प्रॉब्लम हुआ है तो आपको हुआ है दूर दृष्टि दोष। आगे होता है जारा दृष्टि दोष। जारा दृष्टि दोष बेसिकली बूढ़ बड़ आदमी को हो जाता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि आदमी बूढ़ा जाने के बाद उसका जो आँख का जो नस है ये सब जो है ना धीरे धीरे इतना कमजोर हो जाता है कि इसमें दोनों प्रकार का दोष आ जाता है। ना तो ये दूर का चीज़ बढ़िया से देख पाता है, ना तो ये सामने का चीज़ बढ़िया से देख पाता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल के लिए
आपको दोनों प्रकार का लेंस लगाना पड़ेगा, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। जब दोनों प्रकार का लेंस इसमें लगाया जाता है तो इसको बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। यानी ज्यादा दृष्टि दोष को दूर करने के हमको लगाना पड़ेगा द्विफोक्सी लेंस। क्या लगाना पड़ेगा? लेंस लगाना पड़ेगा। तो चलिए इस सवाल का आंसर होता है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। इसका आंसर है 3। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल दर्पण, अवतल लेंस, और दूर को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। बहुत ही बढ़िया सवाल, एकदम कंसेप्चुअल सवाल है। बार बार इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आता है और बच्चा जो है ना कन्फ्यूज होकर अपना जो आंसर वो गलत टिक कर देता है। देखो इसको बढ़िया से समझो। विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा का मतलब होता है कि जब अगर तार ही मान लेते हैं कि तार में विद्युत कितना स्पीड से पास हो रहा है, वो पानी की तरह, धारा की तरह बह रहा है, उसको बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं उसको? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। यानी विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। ओम जो है, ओम से हम लोग नाप लेते हैं प्रतिरोध। क्या नाप लेते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या नाप लेते हैं? प्रतिरोध। ओम से नापते हैं हम लोग प्रतिरोध कि कितना प्रतिरोध है, कितना नहीं है। इसमें ओम का 2 नियम भी है, इसको हम आगे में बताएंगे, आगे क्लास में बताएंगे। तो ओम से क्या नाप लेते हैं? प्रतिरोध। कूलम से नापते हैं आवेश। क्या नापते हैं? कूलम से नापते हैं आवेश। आवेश का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। कूलम से नापते हैं आवेश। और अगला जो है वोल्ट। वोल्ट से नापते हैं विभवांतर। क्या नापते हैं? विभवांतर। इसमें नापते हैं विभवांतर। क्या होता है? विभवांतर। तो इस सवाल का जो सही आंसर है विद्युत धारा का एसआई मात्रक ये है एम्पियर। इसको विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। ओम जो नापते हैं, ओम को प्रतिरोध को नापा जाता है ओम में, आवेश को नापा जाता है कूलम में, और विभवांतर को नापा जाता है वोल्ट में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O में किसका उपचयन हो रहा है? इसको बढ़िया से पढ़िएगा। इसमें सवाल दिया है कि किसका उपचयन हो रहा है। 2 गो चीज होता है, एगो उपचयन और एगो अपचयन। ऑप्शन आपका है CuO, H2, Cu या H2O। देखो उपचयन का मतलब क्या होता है? उपचयन एगो होता है अपचयन। उपचयन का मतलब होता है जिससे ऑक्सीजन जुड़ेगा। क्या होगा? जिससे ऑक्सीजन जुड़ेगा। और अपचयन का मतलब होता है कि जिससे ऑक्सीजन आपका उमच के निकल जाएगा, उसको बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन। तो यहाँ पर तो कॉपर था, यहाँ पर H2 था, तो यहाँ पर देखिए कॉपर का कॉपर ही रहा, तो इससे ऑक्सीजन जो है ये निकल के कहाँ चल गया? यहाँ। कहाँ चल गया? यहाँ। और ये किसके साथ जुड़ गया? हाइड्रोजन के साथ। यानी इसका मतलब साफ इसमें दिखाया गया है कि जो उपचयन जो हो रहा है वो किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। क्योंकि हाइड्रोजन में जाके जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसको बोला जाता है उपचयन। और कॉपर से अगर ऑक्सीजन हट गया तो इसको बोला जाता है अपचयन। क्या बोला जाता है? अपचयन। तो एकदम आसान सवाल था, बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है? वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है। तो उपचयन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। अपचयन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन किससे हट रहा है? कॉपर से। तो अपचयन किसका हो रहा है? कॉपर का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका होगा H2। क्या होगा? H2। H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ही बनता है पानी। H2O इसका पानी का फॉर्मूला जो है वो है H2O। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है। इसको पता है हम लोग ना नॉर्मली तुरंत याद रख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कन्फ्यूजन चीज़ नहीं है कि इसको हम लोग याद रखें। देखो ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होता है जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, यानी ऊष्मा का ह्रास होता है, ऊष्मा जो है वो घटता है, गर्मी घटता है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होता है जिसमें गर्मी एकदम बढ़िया से निकलता है, उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें सब कुछ बढ़िया से जुड़ जाता है, यानी जुड़ने वाला को क्या बोलते हैं? संयोजन। और वियोजन का मतलब होता है बिखरने वाला। क्या होता है? बिखरने वाला। तो आप खुद ही बताइए कि जब भी हम कोई चीज़, जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद जब हम हवा छोड़ते हैं तो वह हवा कहीं ना कहीं गर्म होता है। गर्म का मतलब होता है कि वो ऊष्मा को फैला रहा है, ऊष्मा बढ़ रहा है। तो इससे इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी। आपका हवा जो है वो हमेशा गर्म रहता है, गर्म निकलता है सांस लेने के बाद, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऊष्माक्षेपी। जब 2 चीज़ जुड़ जाता है तो संयोजन, अब 2 चीज़ बिखर जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? वियोजन। और ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा का ह्रास होता है, ऊष्मा की कमी होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बढ़िया सवाल है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है टोटेरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। चलिए इसको थोड़ा हम लोग ट्रिक से याद रखते हैं कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बात उसकी इस प्रकार का है कि मान लो ये एगो औरत है। क्या एगो औरत है, इसका एगो छोट बेटा है और इसके पास एगो साइकिल है। क्या है? इसके पास एगो मान लेते हैं साइकिल है। तो ये
जो महिला है ये अपना बेटा को बोलता है कि बाबू तुम जाओ और ये अपना साइकिल लेके जाओ और नींबू, और तुम बाजार जाने के बाद तुम वहाँ से 2-4 क्या करो, नींबू ले आओ, संतरा ले आओ, ये सब तुम लेके आओ। तो ये बेसिकली ये क्या करता है, ये औरत इसको पैसा दे देती है और ये एकदम पूरा लड़का एकदम खुशी खुशी चल जाता है बाजार, क्योंकि लड़का है साइकिल चलाने में इसको बढ़िया लगता है, एकदम आराम से हुमच के चल जाता है कहाँ, बाजार। और बाजार जाने के बाद एकदम वहाँ जो सब्जी वाला रहता है उसको पैसा देता है, नींबू लेके चलाता है। तो ये बाजार गया किससे, ये बाजार गया साइकिल से। किससे गया, साइकिल से। तो इस साइकिल से हम लोग याद रखें कि नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। वो क्या लेके गया था, तो बाबू वो साइकिल लेके गया था, इसलिए उसमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। क्या था, साइट्रिक अम्ल। ये हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो मिलता है ये मिलता है दूध में। कहाँ मिलता है, दूध में। फिर मक्खन में। कहाँ पर मिलता है, मक्खन में, दूध में, मक्खन में, इस सब में क्या मिलता है, लैक्टिक अम्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है छोटे बच्चों के लिए। दूध काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मक्खन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पता है एक प्रकार का देखा जाए तो ये लाख रुपए का ही चीज़ है बच्चों के लिए। तो इसमें मिल जाता है लैक्टिक अम्ल। क्या मिलता है, लैक्टिक अम्ल। आगे अगर हम बात करें तो एसिटिक अम्ल। बहुत बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें मिलता है एसिटिक अम्ल। कौन सा मिलता है, सिरका में क्या मिलता है, एसिटिक अम्ल। काफ़ी एकदम आसान सवाल है, सिरका में क्या मिलता है, एसिटिक अम्ल। आगे हम लोग देखते हैं कि टोटेरिक अम्ल कहाँ मिलता है। टोटेरिक अम्ल बेसिकली मिल जाता है इमली में। कहाँ मिलता है, इमली में। इमली को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। और इसमें जो अम्ल मिलता है इस इमली में, कहाँ पर मिलता है, इमली में। याद करो जो गुपचुप वाला रहता है वो जो पानी तो लगा के जो है इस प्रकार करता है, उसमें इमली का वो लगाया हुआ रहता है, उसमें भी कौन सा अम्ल मिलेगा, टोटेरिक अम्ल। कौन सा मिलेगा, टोटेरिक अम्ल। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टोटेरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है साइट्रिक अम्ल। दूध में क्या पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल। और सिरका में क्या पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल। और इमली में क्या पाया जाएगा, टोटेरिक अम्ल। तो चलिए 10 नंबर का सवाल हम लोग का निपट गया। अब आगे देखते हैं। इस सवाल को ना एकदम कंसेप्चुअली समझिए कि ये सवाल क्या है। किसी विलयन का पीएच मान 10 है तो वो क्या है, या अम्ल है, क्षार है, उदासीन है या लवण है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये पीएच मान क्या होता है। पीएच मान होता है बेसिकली अम्ल और क्षार को डिफाइन करने वाला, पहचान करने वाला कि ये अम्ल है और ये क्षार है। इसका जो आविष्कार किया था उसका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था, सोरेनसन। सोरेनसन ने बेसिकली एक इतना बड़ा चार्ट बनाया था। क्या बनाया था, इतना बड़ा चार्ट बनाया था। उसमें बीच बीच में उन्होंने रखा था 7। क्या रखा था, 7। और इधर रखा था 0 और यहाँ तक गया था वो 14। तो एग्जाम में एकदम डायरेक्ट सवाल पूछता है कि अधिकतम वो कितना दूर जाता है, 14। और शुरुआत कहाँ से होता है, 0 से। 0 के बाद होता है 1, उसके बाद तो 2, उसके बाद 3, उसके 4, 5 और 6, 7। यहाँ से हो जाता है 8, यहाँ से होता है 9, यहाँ से होता है 10, यहाँ से होता है 11, यहाँ से होता है, इसको आगे कर लेते थोड़ा, इसको यहाँ से होता है 11, ये 12, 13 और लास्ट में आ जाएगा 14। तो ये बनाया था सोरेनसन ने। क्या बनाया था, सोरेनसन ने। बीच में रखा गया है आपका 7 को। किसको रखा गया है, 7 को। और इन्होंने ये बात बताया था कि 7 से अगर किसी भी विलयन का मान अगर 7 से अगर वो कम होता है तो वो हो जाता है एसिड, यानी वो हो जाता है अम्ल। 7 से अगर कम हो जाएगा तो अम्ल। जैसे अगर किसी विलयन का मान है 6 तो एकदम अम्ल, उतना खतरनाक नहीं पल अम्ल। अगर 5 हो गया तो उससे खतरनाक अम्ल। अगर 2 हो गया तो एकदम पूरा होमच के खतरनाक अम्ल। और इसमें 1 में तो लोहा हुआ गल जाएगा, इतना खतरनाक अम्ल होता है। यानी 7 से जो पीछे तरफ आएगा उसमें बढ़ता है अम्ल की मात्रा धीरे धीरे। जैसे ही हम लोग इधर आएंगे कि क्या होगा, अम्ल की मात्रा हम लोग का जो है वो बढ़ने लगेगा, काफ़ी खतरनाक अम्ल हो जाएगा। और 7 के बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वो हो जाता है क्षार। क्या हो जाता है, क्षार। यानी 7 से पहले वाला अम्ल और 7 के बाद वाला क्षार। तो ये 7 वाला क्या है, 7 वाला को बोलते हैं हम लोग उदासीन। क्या बोलते हैं, उदासीन। ना तो ये अम्ल है ना तो ये क्षार है, इसको क्या बोलते हैं, उदासीन। तो सवाल क्या था, किसी विलयन का मान 10 है तो 10 में तो वो क्या होगा, तो देखिए ये इधर आ रहा है तो ये हम लोग का 10 क्या हो जाएगा, 10 का मतलब होता है ये क्षार। क्या होगा, ये क्षार होगा। अगर इसी सवाल में आपको थोड़ा घुमा के पूछ दे कि 1 वाला खतरनाक अम्ल है कि 6 वाला खतरनाक अम्ल है तो आप बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका सही आंसर हो जाए ए वाला, जो ना जितना मान घटेगा उतना वो खतरनाक अम्ल हो जाएगा। आगे वाला देखते हैं कि अगर आपसे पूछ ले कि 10 वाला ज़्यादा खतरनाक क्षार है या 14 वाला ज़्यादा खतरनाक क्षार है, तो सही आंसर होगा 14 वाला। क्षार में जितना बढ़ेगा, क्षार में जितना जो है ना, क्षार में जितना बढ़ेगा वो उतना खतरनाक क्या होता है, क्षार रहता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ गया 11 नंबर सवाल। अब हम लोग आगे देखेंगे 12 नंबर का सवाल। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अगला सवाल।
12 नंबर का सवाल कितना, उधर 11 तक एकदम निपट गया। आपको पीएच मान एकदम बढ़िया से समझ में आ गया है कि 7 से कम होने पर क्या होता है, 7 से ज़्यादा होने पर क्या होता है और 7 क्या होता है। पीएच पैमाने का खोज सोरेनसन ने किया था, ये बात आपको बता दिए हैं। अगला जो सवाल है अगला सवाल है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए, मधुमक्खी के डंक में मधुमक्खी जब काटता है ना तो वो कुछ अम्ल आपके शरीर में इंसेक्ट कर देता है, मतलब आपके शरीर में डाल देता है, कुछ अम्ल डाल देता है। और ये अम्ल इतना ज़्यादा तेज होता है कि आपको बहुत ज़्यादा खुजलाने लगता है। तब घर का कोई बड़ा आदमी रहता है ना, तुरंत बोलता है कि लोहा सटाओ। क्या सटाओ? लोहा सटाओ। और ऐसा वैसा लोहा नहीं, भौथड़ा लोहा। भौथड़ा लोहा का मतलब होता है एकदम पुरानका लोहा। कौन सा लोहा? पुरानका लोहा। और पुरानका लोहा सटाने के बाद क्या होता है, आपका अम्ल, आपका जो दर्द कर रहा है वो दर्द आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अम्ल को, अभी हमको पीएच पैमाना पढ़ा दिए थे कि अगर जितना अम्ल है अगर उसी लेवल का हम छाड़ देंगे तो दोनों मिलकर बना देगा उदासीन। क्या बना देगा? उदासीन। इसलिए आपके जो हाथ में है या आपके पीठ उठ में कहीं पर भी अगर आपको मान लो काट लिया तो वो अम्ल घुसा दिया, अम्ल आपके अंदर में डाल दिया। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्षार खोजना पड़ेगा। तो भौथड़ा जो लोहा होता है, जो खराब लोहा होता है, जो जंग लगा हुआ लोहा रहता है, उसमें रहता है क्षार। तो उसके सटा देने से वो क्या होता है? बैलेंस। क्या हो जाता है? बैलेंस। तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो जो अम्ल जो डालता है जिसका नाम है मिथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल डालता है? मिथेनोइक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल? मिथेनोइक अम्ल। आगे देखो, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो उसका आंसर है मेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? मेलिक अम्ल। याद रखना कि जो अंगूर का जो दाना रहता है, काला काला दाना रहता है, इसको कभी भी ना खाए, इसमें भी जहर रहता है। क्या रहता है? जहर रहता है। तो इसको मत खाइए वरना होमचा जाइएगा, ठीक है। तो अंगूर में क्या आता है? मेलिक अम्ल। क्या आता है? मेलिक अम्ल। आगे देखते हैं, आगे दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है? दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। पिछले सवाल में भी आपको बताए थे कि ये लाख रुपए का चीज़ है। तो दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें बोलते हैं टमाटर में। क्या इसमें पाया जाता है? टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। तो मधुमक्खी के डंक में मिथेनोइक अम्ल, अंगूर में पाया जाएगा मेलिक अम्ल, और दूध में पाया जाएगा लैक्टिक अम्ल, और टमाटर में पाया जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। इसीलिए हम लोगों ने लिखा है कि ये एक्चुअली में आपका 15 सवाल नहीं है, 15 × 4 कर लीजिए, यानी आपका है 60 सवाल। कितना है? 60 सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर आपको बढ़िया से टिक करना होगा कि ये पूछ क्या रहा है। ये पूछा गया धातु, तो क्या होगा? धातु। तो जब भी आप उस धातु पूछे कि कमरे के तापमान पर, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर रहता है उसमें क्या रहता है? ये पानी की तरह पिघला हुआ रहेगा, पानी की तरह इधर उधर भागेगा नहीं, बट ये द्रव अवस्था में रहता है और थोड़ा गाढ़ा रहता है। गाढ़ा का मतलब होता है थोड़ा सा, जैसे मान लो मधुगुड़ लिक्विड ही है, मगर वो इतना गाढ़ा है ना कि वो इधर उधर, जैसे पानी इधर उधर छलक के चल जाता है, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका होगा पारा। क्या होगा? पारा। पारा का नाम होता है Hg। क्या होता है? Hg। तो ये सवाल हो गया क्या होता है? Hg। आगे देखो, कमरे के ताप पर द्रव अधातु क्या है? यहाँ पर भी ठीक बढ़िया से देखिएगा कि यहाँ पर जब मेरा धातु पूछा तो Hg, और अधातु पूछा तो इसका हो जाएगा बेरियम। क्या होगा? ब्रोमीन। क्या होगा? बेरियम बोल रहे हैं, ब्रोमीन। क्या होगा? ब्रोमीन। बच्चा क्या करता है पता है? बच्चा कमरे का तापमान पड़ा, द्रव अवस्था, ना तो वो धातु बढ़िया से देखता है ना तो वो अधातु देखता है, तुरंत टिक करेगा, कहीं Hg लगा देगा, कहीं ब्रोमीन लगा देगा। तो आपको बढ़िया से एकदम ये कंसेप्ट क्लियर करके देख लेना चाहिए कि धातु है तो हम Hg लगाएंगे, Hg का मतलब होता है पारा, और अधातु है तो लगाएंगे ब्रोमीन। पारा ना बहुत खतरनाक होता है, अगर पारा कोई खा लेता है या पारा किसी द्वारा उसको खिलाया जाता है तो फिर उसमें चमड़ा संबंधित रोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला सवाल, और आज का बिल्कुल ही अंतिम सवाल अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? जो वीकली एग्जाम जो हुआ है उसमें ये सवाल एकदम होमच के आया है, लड़का बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया है कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोप्लास्ट या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें देखो, प्रकाश संश्लेषण बेसिकली क्या है? जैसे हम लोग होमच के भोजन कर लेते हैं तो हम लोग का तो भोजन खा पी के एकदम मस्त हो जाते हैं। पेड़ भी अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या भोजन बनाने की जो प्रक्रिया उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में किसकी किसकी आवश्यकता होती है? सबसे पहले जल की। किसकी होती है? जल की। हम आपको बना के दिखा देते हैं। मान लो ये पेड़ है। क्या है? ये पेड़ है। देखिए, ये होमच के हम पेड़ बना दिए। एगो सही से ना बना, इसको बनाते हैं बढ़िया से। क्या है? पेड़ है। पिक कर लेते हैं, थोड़ा सा कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? कट गया। इसको थोड़ा चेंज करके ही लिख देते हैं, कार्बन। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए यहाँ पर हम एक बनाते हैं पेड़, और आपको समझाते हैं क्या होता है। कि जैसे ये मान लो पेड़ है। क्या है ये? क्या है? पेड़ है। क्या है? पेड़ है।
पेड़ से यहाँ से एकदम हचाक करके पत्ता निकालते हैं, ये निकल गया पेड़ का पत्ता। क्या निकल गया? पेड़ का पत्ता। पेड़ का पत्ता में छोटा छोटा छेद होता है, ये सबको पता है। इसको बोलते हैं, जैसे ये छोटा छोटा छेद होता है, इसको बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। रंध्र जो है वो पेड़ को जब भोजन बनाना रहता है तब रंध्र एकदम बढ़िया से खुल जाता है और सूरज का लाइट जो है इन्हीं रंध्र में आके गिरता है। इन्हीं रंध्र में, मान लो इधर एगो बना लेते हैं सूरज, इधर एगो बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं? सूरज। क्या? तो इसका जो लाइट है वो इसमें आके गिर जाता है। और रंध्र का एक खास बात ये है कि जब इसको भोजन बनाना रहता है तभी ये खुलता है, जब इसको भोजन बनाना खत्म हो जाता है तो ये खुलना भी, ये क्या होता है, ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है। तो पेड़ को भोजन बनाने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसमें जो जड़ रहता है, इसमें क्या रहता है? इसमें जो जड़ रहता है, इधर इसमें जो जड़ रहता है, ये मान लो इसका जड़ गया, तो जड़ से जो पानी पहुंचाता है उसको बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम। यानी पेड़ में जल पहुंचाने का काम जो करेगा वो करेगा जाइलम। जल पहुंचाने का काम कौन करेगा? ये करेगा जाइलम। क्या करेगा? जाइलम। जाइलम बेसिकली एक पाइप की तरह होता है। पेड़ में चारों तरफ पत्ता में पानी, शाखा में पानी, हर एक जगह में पेड़ पे हर एक जगह पानी पहुंचाने का काम कौन करता है? वो करता है जाइलम। और भोजन पहुंचाने का काम करता है, भोजन या पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है, वो करता है फ्लोएम। क्या करता है? फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। पेड़ जो खाना बनाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। पेड़ में जो जल पहुंचाता है उसको जाइलम बोलते हैं, जो भोजन पहुंचाता है उसको फ्लोएम बोलते हैं। क्या होता है? और पेड़ के जड़, जितना दूर तक इसके पानी ना मिले ना, पेड़ उतना दूर तक अपना जड़ को फैला देता है। इसको पानी किसी भी कीमत पे चाहिए, और जब इसको पानी कम मिलता है तो वो क्या करता है? अपने पेड़ का पत्ता गिरा देता है, तब आ जाता है पतझड़। क्या आ जाता है? पतझड़। तो ये समझ में आ गया। तो प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो जल की आवश्यकता एकदम बिल्कुल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। क्लोरोप्लास्ट इसमें है ही है, क्लोरोप्लास्ट। सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है? सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। यानी पेड़ में भोजन बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। एक सवाल और, कि पेड़ जब भोजन बनाता है ना तब कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और O2 को ये छोड़ता है। क्या करता है? O2 को छोड़ता है। तो भोजन बनाने में O2 का आवश्यकता नहीं थी, ये तो लास्ट में क्या करेगा? O2 छोड़ देगा। किसकी आवश्यकता है? कार्बन डाइऑक्साइड की। यहाँ के अनुसार जल, एकदम जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए और कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जब हम लोग खाना वाना खाने के बाद हम लोग, जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट चावल में बहुत ज़्यादा होता है, रोटी में भी बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है कि जब हम लोग खाना वाना खाने के बाद जो ताकत मिलता है वो ताकत है क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जो है वो 15 सवाल हमारा एकदम बिल्कुल समाप्त हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा सवाल बिल्कुल याद हो गया होगा। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से समझाने का प्रयास किए हैं। अगर ये प्रयास आपको बढ़िया लगा तो प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को जितना हो सके फैला दीजिए, क्योंकि जब आप फैलाएंगे तो दूसरे स्टूडेंट तक पहुंचेगा। और उसका भी जो 15 सवाल है और जितना भी कंसेप्ट आपको मैंने बताने का प्रयास किया, अगर वो आपको समझ आया तो बाकी भी ये बात समझ जाएंगे। तो चलिए, जय हिंद।